हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर। स्टडी वायर में मैं पुष्पा नागले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के थ्योरी वाले लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। क्योंकि अगर हम बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दोनों शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे वीडियो की, हमारे लेक्चर की। ठीक है, और ये जो शो हो रही है ये है मेरी खुद की सेल्फ बनाई हुई नोट्स जो मैंने अपने वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो इसी नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगी और जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं तो यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कमेंट के थ्रू कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लेक्चर की। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, ये नोट्स है, इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखा ज़रूर है शॉर्ट में, परंतु हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ नोट्स है, उतनी ज़्यादा मैंने अच्छे से बनाई नहीं है, परंतु मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, मतलब हेडिंग जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। हम पढ़ने वाले शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ओके, हम पढ़ने वाले सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, उसके बाद हम पढ़ने वाले शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है ये सारी कुछ चीज़ें। शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने वाले हैं, तीसरी चीज़, और फिर हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक है, मनोविज्ञान के अर्थ के अंतर्गत हम उसकी मतलब कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरीके से वो आया, कौन से शब्द से लिया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस किस रूप में किया गया है, जैसे कि आत्मा के अध्ययन के रूप में किया है, मन के अध्ययन के रूप में किया है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चेतना के अध्ययन के रूप में किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि चेतना के स्तर क्या होते हैं, या यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन कैसे किया गया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वीडियो में आप प्लीज़ अंत तक बने रहिए। ओके, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो है शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे शिक्षा को, हम अगर इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये हमको पता है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलेंगे एजुकेशन। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, एजुकेशन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, एजुकेशन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है एडुकेटम नामक वर्ड से। ठीक है, मतलब एडुकेटम नामक वर्ड से एजुकेशन नामक वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम कहते हैं शिक्षा, और ये हमारे मनोविज्ञान से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो एडुकेटम वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई तथा डुकू। ठीक है, ई तथा डुकू, मतलब यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का मेन अर्थ निकल के आने वाला है, तो प्लीज़ पेशेंस को बना के रखिए और वीडियो को पूरा देखो, 1 से 2 बार देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है हमारा एडुकेटम का क्लासिफिकेशन। ई तथा डुकू 2 वर्ड में इसे क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब ई का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से, और डुकू का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे मैं थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ कि बालक में निहित, मतलब जो बालक होता है, छात्र होता है, बालक बालिका जो भी होते हैं, बालक में निहित
अंतर्निहित क्षमताओं को, ठीक है, बालक में निहित अंतर्निहित जो क्षमताएं होती है उन्हें अंदर से बाहर निकालना, ठीक है, बालक में निहित क्षमताओं को अंदर से बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर हमें शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही सटीक और बहुत ही यूजफुल परिभाषा पता हो गई कि बालक के मतलब बालक में जो अंतर्निहित क्षमताएं है उन्हें अंदर से बाहर निकालना ही क्या है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक परिभाषा हमको समझ में आ गई, तो आप थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लीजिए और ये इस टाइप से ऐसे शॉर्ट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके थ्रू आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, बाल विकास में सबसे ज़्यादा बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि इन परिभाषाओं को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम मैंने 8 से 10 परिभाषाएं समथिंग लिखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली परिभाषा शिक्षा की परिभाषा है। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक का जो नेम लिखा हुआ है वो है फ्रेंडसन। ठीक है, फ्रेंडसन ने एक परिभाषा दी है, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी इतनी चीजें याद रखिए, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज, ये चीजें याद रखिए, व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। जो हमारी आधुनिक शिक्षा हो रही है उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो यहाँ पर एक वर्ड ये याद रखिए, फ्रेंडसन और व्यक्ति और समाज। ठीक है, व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम जो अगली परिभाषा दी हुई है शिक्षा की। ठीक है, डमविल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने मतलब क्या बताया गया है, उन्होंने ये बताया गया है कि शिक्षा की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, अपने व्यापक अर्थ में उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या है, ये मेरी नोट्स है ना, तो मतलब थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो गई है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने अपनी परिभाषा में, शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। ठीक है, मतलब शिक्षा में वे सभी प्रभाव सम्मिलित रहते हैं। दो चीजें याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक का नेम याद रखना है, फिर हमें क्या याद रखना है, वे सभी प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट में ये चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं। यूलिच जी ने जो है वो परिभाषा की है कि शिक्षा जो है वो व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए एवं, मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए एवं व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा व्यक्तियों की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात ऐसे ही बात कर ले तो शिक्षा व्यक्तियों की, व्यक्तियों के लिए एवं व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया। आई थिंक परिभाषा उतने अच्छे से हमें 1 से 2 बार में याद नहीं रहती, तो प्लीज़ बार बार कोशिश कीजिए, शब्दों को याद रखने की कोशिश कीजिए। पूरी परिभाषा याद नहीं भी रह रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शिक्षा व्यक्तियों की, व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्या है, एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, शिक्षा व्यक्तियों की, व्यक्तियों के द्वारा एवं व्यक्तियों के लिए की जाने वाली क्या है, एक सामाजिक क्रिया है। 3 बार यहाँ पर व्यक्ति वर्ड आएगा, मतलब वो दी हुई है यूलिच जी ने परिभाषा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगली परिभाषा जो है वो दी है प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो एक दार्शनिक थे, उन्होंने परिभाषा दी है, शिक्षा जो है, ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। शिक्षा क्या है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास। तो प्लेटो जी का नेम याद रखिए आप, और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक 3 वर्ड याद रखिए। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब अगली जो परिभाषा दी हुई है वो दी हुई है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा को क्या कहा है कि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर होगी, 2 वर्ड हमें याद रखना है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो गांधी जी ने दी हुई है। ठीक है, गांधी जी ने जो परिभाषा दी हुई है, अगर हम उनकी बात करें
तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है गांधी जी ने, उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर की आत्मा, मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। अब देखिए फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इनका आगे जिक्र होगा, तो यहाँ पर इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इन्होंने दी हुई है परिभाषा, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों एवं बाह्य शक्ति, मतलब शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को, ठीक है, बाह्य शक्ति का रूप देती है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बालक में जो शक्तियाँ आंतरिक है उन्हें बाह्य शक्ति का रूप देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पूरी कोशिश की है शिक्षा की परिभाषाओं को एक्सप्लेन करने की। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आप उन्हें याद रखिएगा। आपको एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब कम से कम आप परिभाषाओं को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज किया, आप एग्जाम देंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी 110% अगर आप वर्ड्स को याद रखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि पूरी परिभाषाएं हम रट तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी। अब ये हो गया हमारे यहाँ शिक्षा की परिभाषाएं और शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन की अगर बात करेंगे, शिक्षा की प्रकृति, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यहाँ पर थोड़ा लाइट हो गया, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। अब 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं शिक्षा के, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, या इनमें से कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अंदर से ही बनते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति की। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति की अगर बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई है, थोड़ा वो सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ओके, शिक्षा की प्रकृति की अगर बात करेंगे तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए थ्योरी का वीडियो लाने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप शब्दों को समझे। ठीक है, जो शब्दावली है उससे आप समझे, तो आपको बहुत अच्छे से जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम देखें तो शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब गतिशील है, वो रुकती नहीं है, कभी भी सीखने की प्रक्रिया रुकती नहीं है। ठीक है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करें तो यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब उद्देश्यपूर्ण एक प्रक्रिया है और व्यवस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षा के थ्रू व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। ठीक है, और अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो व्यवहार का प्रशिक्षण एवं परिमार्जन शिक्षा के थ्रू होता है। अगर कोई भी बालक है, कोई बालिका है, बहुत ही ज़्यादा उद्दंड व्यवहार कर रही है तो उनके व्यवहार का परिमार्जन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, और संतुलित विकास को दिशा प्रदान करता है कौन? शिक्षा। ठीक है, और एक प्रकार की क्या है ये? वृद्धि है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा या प्रकृति, सॉरी परिभाषा नहीं, जो विशेषता बताने का मेन ये उद्देश्य है कि आपको समझ में तो आए कि शिक्षा की प्रकृति क्या क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है, व्यवस्थित होती है, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास इसमें इन्वॉल्व होता है, व्यवहार का प्रशिक्षण एवं परिमार्जन होता है, संतुलित विकास को दिशा मिलती है, और एक प्रकार की क्या है ये? वृद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षा के उद्देश्य। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं पर फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक माइंड मैप के थ्रू बनाया हुआ है, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, उसके उद्देश्य। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। व्यवसाय चुनने के लिए,
ठीक है, मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए आर्थिक रूप से धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आर्थिक रूप से अगर धन की आवश्यकता होती है तो उसे कोई ना कोई व्यवसाय व्यापार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर वो व्यवसाय व्यापार करने के लिए शिक्षित नहीं होगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो व्यवसाय चुनने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। ज्ञान प्रदान करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं या जो भी समाज में जो भी हैं, उन्हें हम एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में ज्ञान प्रदान करने के लिए भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए भी शिक्षा का मतलब शिक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य है उसका एक पूर्ण जीवन का उद्देश्य, ठीक है। पूर्ण जीवन का जो उद्देश्य है ना, वो किसने दिया हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा है कि शिक्षा के अंतर्गत हमारा जो पूरा जीवन होता है वो शिक्षा के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, थोड़ा सा लाइट हो गया यहाँ पर, अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मतलब वो क्लिक जो करूँ वो बहुत अच्छे से करूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। पूर्ण जीवन का उद्देश्य के अंतर्गत अगर बात करें हम, उनके अनुसार पूर्ण जीवन के अंतर्गत 5 क्रियाएं सम्मिलित है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम भी हो सकता है। जैसे कि आत्म संरक्षण उन्होंने बताया, व्यवसाय का चुनाव बताया, यानी पूर्ण जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा है। अगर शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पूर्ण जीवन सुरक्षित रहे, ठीक है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है हर्बर्ट स्पेंसर जी ने, ठीक है। अगर बात करें हम शिक्षा के अगले उद्देश्य में, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, ठीक है। चरित्र निर्माण के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी सी परिभाषा दी हुई है जॉन डेवी ने, ठीक है। जॉन डेवी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। मतलब जॉन डेवी जो है वो शिक्षा को चरित्र निर्माण के उद्देश्य में महत्वपूर्ण माना है। और उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा के अंतर्गत मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है तो वो क्या करेगा? एक असामाजिक व्यक्ति से सामाजिक और सभ्य व्यक्ति में निर्मित हो जाएगा, ठीक है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो बहुत ही सभ्य होता है और बहुत ही शालीन होता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्तिगत उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं सभी के, और सामाजिक उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शिक्षा के उद्देश्य फ्रेंड्स, ठीक है। ये माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर जो मैंने आपको बताई थी। हाँ, वो तो हो गई है डिस्कस, ठीक है, ट्राइपोलर वाली। अब अगली जो बात करेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है। जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या होता है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये यस मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है। मनोविज्ञान का जो अर्थ है, क्वेश्चन ऐसे ही अंदर से ही आते हैं। और मैंने जो ये नोट्स बनाई थी ना वर्ग 2 की प्रिपरेशन के टाइम में, तो मतलब कम से कम 2 से 3 पेज जब पढ़े, ठीक है, 2 से 3 पेज में जो वो कहना चाहिए निचोड़ जो निकलता है, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो निकलती हैं, तो वो इस तरीके से मैंने नोट की थी, ठीक है। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो काफ़ी टाइम था मेरे पास में, तो मैंने नोट्स भी बना ली थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने उसकी नोट्स बना ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ, अगर मनोविज्ञान के अर्थ की बात करेंगे तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, ठीक है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है और लंबे समय तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में रहा, ठीक है। लंबे समय तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में रहा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक परिभाषा भी दी हुई है, एबिंगहास एक मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने एक परिभाषा दी हुई है कि मनोविज्ञान का भूतकाल जो है वो बहुत ही लंबा है परंतु इतिहास काफ़ी छोटा है। तो थोड़ा आप यहाँ पर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एबिंगहास जी ने दी हुई है। मनोविज्ञान के विकास से संबंधित उन्होंने ये कहा है कि मनोविज्ञान का भूतकाल लंबा है परंतु इतिहास क्या है? काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर चीज़ें आप याद रखिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मनोविज्ञान किसकी एक शाखा है या मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र से हुई है, ओके। अब अगर बात करें इसकी व्युत्पत्ति, मतलब जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा क्लिक हो जा रहा है बार बार। हाँ, व्युत्पत्ति की अगर बात करें हम, मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, ठीक है।
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है जो है साइकी, ठीक है, तथा लॉगोस, ठीक है, साइकी तथा लॉगोस। साइकी का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? साइकी का मीनिंग होता है सोल या आत्मा, ठीक है, सोल या आत्मा यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहेंगे, ठीक है, आत्मा के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहेंगे। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन ही कहा गया। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहा गया था, किसका अध्ययन कहा गया था? आत्मा का अध्ययन कहा गया था, मन का अध्ययन कहा गया था, या कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पर माइंड कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हुई है मैंने। तो ये है हमारा आत्मा का अध्ययन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि मनोविज्ञान का अध्ययन किन किन रूपों में हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं, मतलब कैसा, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो आत्मा के अध्ययन के रूप में किया गया था। सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था, ठीक है। अब किसने किया था? ग्रीक दार्शनिक जो थे, जैसे कि डेमोक्रिटस, प्लूटो एंड अरस्तु, ठीक है। डेमोक्रिटस, प्लूटो और अरस्तु ये ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है, ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में बताया गया था। मतलब जो व्यक्ति की आत्मा है, व्यक्ति की जो आत्मा है उसका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है, ठीक है, उसका अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। परंतु जो इनका तथ्य था या इन्होंने जो सिद्धांत दिया था आत्मा के अध्ययन के रूप में, ये लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा एक सूक्ष्म और गूढ़ चीज़ है, यानी कि ऐसी चीज़ है जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, ठीक है। और जिस चीज़ को हम देख और छू नहीं सकते तो उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अस्तित्व में ठोस सबूत की बात नहीं हुई। ये जो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, प्लूटो, अरस्तु, इन्होंने मनोविज्ञान के परिचय के संबंध में ये कहा कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। तो ये चीज़ इन्होंने प्रूफ के थ्रू इन्होंने प्रूफ नहीं किया, यानी सबूत नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, इसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर, इसलिए अंततः इस परिभाषा को या इस सिद्धांत को परिवर्तित किया गया था, ठीक है। आत्मा के अध्ययन के रूप में इसे नहीं माना गया था मनोविज्ञान को। अब बात करेंगे अगला जो है वो मन के अध्ययन के रूप में, ठीक है, मन के अध्ययन के रूप में। अब मन के अध्ययन के रूप में किन्ने किन्ने कहा था? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक कांत, ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक जो थे कांत, उन्होंने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के रूप में कहा गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया गया था, या मन के अध्ययन का सिद्धांत किसने दिया था? तो कांत मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद रखिए। कांत एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को कहा गया था, जो थे जर्मन के, ठीक है। मन शब्द काफी अस्पष्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये भी आत्मा की तरह होता है, तो ये बिल्कुल अस्पष्ट था। अंततः इसमें भी क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था, मतलब इस तथ्य को भी नहीं माना गया था किसी में भी, ठीक है। और भी इसमें इनके समर्थक थे, उनका नेम जो था वो पेपनोजी, लॉक, लिबजिंग, ठीक है, लिबनिस। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर याद रख लीजिएगा, पेपनोजी, लॉक और लिबनिस। तो ये और भी इनके समर्थक थे, ठीक है। परंतु हमको यहाँ पर याद रखना, मन के अध्ययन के रूप में किसने कहा था? कांत ने कहा था, ठीक है। परंतु काफी अस्पष्ट वर्ड होने के कारण इसे हटा दिया गया, ठीक है। अब अगर बात करें तो अब अगर बात करते हैं हम तो चेतना के अध्ययन के रूप में, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को किसने कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है, ठीक है। विलियम जेम्स और विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम वुंट जो है वो उन्होंने क्या कहा है? मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में कहा गया है, ठीक है। विलियम जेम्स की जो बुक है वो है मनोविज्ञान के सिद्धांत। उनकी पुस्तक का नेम आप याद रखिएगा, मनोविज्ञान का सिद्धांत। और भी इसमें एक चीज़ और इन्होंने डिस्कस की है, धारा प्रवाह, ठीक है, धारा प्रवाह का संप्रत्यय। अब विलियम वुंट ने क्या कहा है कि भाई आंतरिक अनुभव पर उन्होंने बल दिया है, ठीक है, यानी कि चेतना यानी कि आंतरिक अनुभव ही हो गए, ठीक है। तो उन्होंने आंतरिक अनुभव पर बल दिया और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे आंतरिक अनुभव है वही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है, वही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो
मनोवैज्ञानिक के नेम एटलीस्ट याद रखिए कि विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट ने चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो चेतना का अध्ययन है, चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान माना गया था। ठीक है, विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट की बात हुई। अब सबसे इन दोनों के विपरीत ना एक नए मनोवैज्ञानिक की एंट्री हुई, उनका नेम था सिगमंड फ्रायड। इनका भी बहुत अधिक डिस्कशन होगा अभी आगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने चेतना को 3 स्तर में बांटा था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेतना को 3 स्तरों में किसने बांटा था। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अवचेतन या पूर्व चेतन जिसे कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा गया था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना को अस्वीकार किया था और अचेतन की भूमिका पर बल दिया था, अचेतन मन की भूमिका पर बल दिया था उन्होंने। ठीक है, तो अचेतना को अस्वीकार किया था इन्होंने और अचेतन भूमिका पर बल दिया था, अचेतन की भूमिका पर। ठीक है, इन सब के विपरीत इसे इसलिए कहा गया सिगमंड फ्रायड को क्योंकि जो विलियम वुंट और विलियम जेम्स थे ना, उन्होंने चेतना पर बल दिया था और इन्होंने किस पर बल दिया, इन्होंने अचेतन पर बल दिया। ठीक है, और चेतना के 3 स्तर भी इन्होंने डिवाइड किए थे। ठीक है, अब अगला जो अध्ययन किया गया था मनोविज्ञान का, ये था हमारा व्यवहार के विज्ञान के रूप में। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में अगर बात करें हम, तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किसने किया था, जे.बी. वॉटसन ने। थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या कीजिए, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान से कनेक्टेड है, पर हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जे.बी. वॉटसन ने उसे मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जे.बी. वॉटसन जी ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि सकारात्मक व्यवहार को विज्ञान सकारात्मक व्यवहार को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, किसने, जे.बी. वॉटसन ने। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, थोड़ा ये मनोवैज्ञानिक का नेम याद रख लीजिए। ठीक है, और इनके और भी बहुत सारे समर्थक थे। समर्थक की अगर बात करें तो अन्य समर्थक थे विलियम मैकडूगल, पिल्सबरी। ठीक है, विलियम मैकडूगल की जो पुस्तक थी वो थी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की रूपरेखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखना है कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने मनोविज्ञान को परिभाषित किया था, जे.बी. वॉटसन ने, और व्यवहार शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम जे.बी. वॉटसन ने ही किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम अगला। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं एक परिभाषा या एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, व्यवहार। अब व्यवहार क्या होता है, ठीक है, व्यवहार क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों में प्राणी की सभी क्रियाएं, ठीक है, प्राणी की जो सभी क्रियाएं होती हैं, सम्मिलित होती हैं, वो क्या होती है, व्यवहार होती है। जैसे कि संज्ञानात्मक क्रियाएं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्रियाओं के अंतर्गत चिंतन आ जाएगा, हमारा प्रत्यक्षण आ जाएगा, हमारी समस्या स्मृति आ जाएगी, हमारी तर्कणा आ जाएंगी, निर्णय आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा व्यवहार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा व्यवहार है। जैसे कि भावात्मक क्रियाएं, आनंद, हर्ष, ईर्ष्या, क्रियात्मक क्रियाएं, क्रियात्मक पक्ष जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो ये हमारे व्यवहार है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, व्यवहार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सारा सब कुछ हो गया। किसी ने मन का अध्ययन कहा मनोविज्ञान को, किसी ने चेतना का अध्ययन कहा, किसी ने आत्मा का अध्ययन कहा। उसके बाद में लास्ट में एक परिभाषा दी किसने, वुडवर्थ ने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वुडवर्थ जी ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का अध्ययन सबसे पहले उसे आत्मा का अध्ययन कहा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या किया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, परंतु व्यवहार का संबंध अभी भी मनोविज्ञान से है। यानी लास्ट में व्यवहार के अध्ययन के रूप में किया था जे.बी. वॉटसन ने। ठीक है, तो व्यवहार का जो है संबंध मनोविज्ञान से है, बाकी सारी चीज़ों का उसने त्याग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा थ्योरी का पहला वीडियो, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, और आगे भी सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
लेक्चर्स आते रहेंगे और पूरे वीडियोस देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।